Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is part 2 of our weekly current affairs series for CLAT 2025 entrance examination. एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, ये आपकी वीडियो कवर करने वाली है और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द वीक भी हम कवर करने वाले हैं. हाय, आई एम शिवम पांडे एंड ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एंड दीज आर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो मैंने क्लियर किया है, जिसमें प्रोमिनेंट लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन शामिल है, जैसे DULLB, DULLM, क्लैट PG, BHULLM एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे 15th मई के करंट अफेयर्स के बारे में. 13th एंड 14th में मैंने पिछली वीडियो में कवर किया है और आज की वीडियो में हम 15 to 19 में कवर करने वाले हैं. इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू से जो आर्टिकल है वो लिए गए हैं और उसी बेसिस पे आपके करंट अफेयर एंड जीके और लीगल जीके बनाई गई है. फर्स्ट आर्टिकल रिलेट करता है एलिस मुनरो के बारे में. एलिस मुनरो एक नोबेल लॉरिएट हैं और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एलिस मुनरो की अगर हम बात करते हैं, शी वॉज नोन एज द मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और एलिस मुनरो ने कई सारी शॉर्ट स्टोरी किताबें लिखी हैं. एलिस मुनरो की जब हम बात करते हैं तो इनकी पहली किताब जब ये 37 ईयर्स की थी तब इनकी पहली किताब आई थी एंड द नेम वाज, द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन नेम वाज डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स, जो 1968 में पब्लिश हुई थी. उसके बाद एलिस मुनरो की अगर मैं 5 इंपॉर्टेंट किताबों के नाम बताऊं जो आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है. सबसे पहले डांस ऑफ हैप्पी शेड्स, ये 1968 में आई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक है. उसके बाद 1977 में बुक आई है द बेगर मेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड इंपॉर्टेंट बुक 1966 द लव ऑफ अ गुड वुमेन. 1997 में बुक आई है द चिल्ड्रंस डे. 1999 में द बियर कम ओवर द माउंटेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए. उसके बाद अगर मैं अभी आपसे बात करूं तो 2012 में उनकी एक आखिरी किताब आई थी जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी एंड द बुक वाज डियर लाइफ. ये एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था और इनको 2013 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में. वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर हम बात करें कौन कौन से अवार्ड इन्हें मिल रखे हैं, 2013 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, 2012 में ओ हेनरी अवार्ड मिला है, 2009 में मैन बुकर्स इंटरनेशनल प्राइज मिला है, 2006 में ओ हेनरी अवार्ड मिला है, 1997 में पेन मैलुमड अवार्ड इनको मिला है. और अगर मैं गवर्नर जनरल लिटरेरी अवार्ड की बात करूं तो ये 3 बार मिला है, 1986, 1976 एंड 1971 में. गवर्नर अवार्ड्स की जब हम बात करते हैं इट्स इक्विवेलेंट टू पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन. और गवर्नर जनरल अवार्ड ये कनाडा की गवर्नमेंट देती है एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल अवार्ड 1937 में दिया गया था बाय लॉर्ड ट्विड्समिल. लॉर्ड ट्विड्समिल उस समय गवर्नर जनरल थे और पहला अवार्ड 1937 में दिया गया था. अभी अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो हर एक्सीलेंसी द राइट ऑनरेबल मैरी साइमन, इन्होंने कनाडा फर्स्ट इंडिजीनियस गवर्नर जनरल के पद पर अभी स्वेर किया है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. रिसेंटली एक न्यूज आई है कि रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर जो गाजा में सर्व कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ से, उनकी अभी डेथ हो गई है. UNDSS, that is United Nation Department of Safety and Security, तो पहली कैजुअलिटी हुई है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्टाफ की गाजा में और उनका नाम था कर्नल वैभव अनिल काले. He was working with UNDSS, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, इसका काम होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना यूएन एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट के लिए. UNDSS ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता है सेक्रेटरी जनरल को. और अभी की अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट UNDSS, इट इज लेड बाय अंडर सेक्रेटरी जनरल गिलिस मेचॉर्ड. गिलिस मेकॉर्ड जो है वो इसको लीड कर रहे हैं जो कनाडा से हैं. यूएन सेक्रेटरी जनरल अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पोर्तुगीज हैं एंड टेन्योर ऑफ सेक्रेटरी जनरल होता है 5 इयर्स. ट्रेगिव ली ये नॉर्वे से हैं जिन्होंने फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल की तरह सर्व किया था इन 1946 to 1953. Thand, who served a total of 10 year and 2 month, ये सबसे ज्यादा दैट इज लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी जनरल रहे हैं अभी तक के यूनाइटेड नेशन में. सोलर फ्लेयर्स बिहाइंड ऑरेरा, एक इंपॉर्टेंट अभी अपडेट आई है कि चंद्रयान 2 एंड आदित्य L1 ने सोलर फ्लेयर्स की फोटो ली है, फोटो कैप्चर की है. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि सोलर फ्लेयर्स और ऑरेरा होते क्या हैं. तो सोलर फ्लेयर्स की जब हम बात करते हैं, दे आर इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन जो आपके सन स्पॉट से आते हैं. एंड फ्लेयर्स की जब हम बात करते हैं तो दे आर सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट एक्सप्लोसिव यूनिट इवेंट्स. दे आर सीन एज ब्राइट एरिया ऑन द सन एंड दे लास्ट फ्रॉम मिनट्स टू आवर. तो ये जो सोलर फ्लेयर्स है ये मिनट से लेके घंटों तक भी लास्ट कर सकते हैं. और
ये सोलर फ्लेयर्स आपको सोलर मैक्सिमम के समय देखने को मिलते हैं। सोलर फ्लेयर्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये बी क्लास जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, बी क्लास होता है, सी क्लास होता है, एम क्लास होता है एंड एक्स क्लास। और एक्स क्लास सोलर फ्लेयर ये 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है बी क्लास सोलर फ्लेयर से। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑरोरा की जब हम बात करते हैं, एक डायनेमिक पैटर्न ऑफ ब्रिलियंट लाइट आपके स्काई में बन जाती है, जो अभी रिसेंटली कई जगहों पे देखा भी गया है, जैसे आयरलैंड में भी देखा गया है। सो दिस इज ऑरोरा एंड ऑरोरा आर ओनली विजिबल एट नाइट, केवल रात के समय ही ये देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे चंद्रयान 2 मिशन की बात हुई है और आदित्य L1 की बात हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना कि मिशन है क्या। देखिए, चंद्रयान 1 जो है ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में एंड चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च होता है 2019 में। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होता है 2023 में। चंद्रयान 3 जिसमें हमने एक लैंडर भेजा है, एक रोवर भेजा है। लैंडर का नाम आपका विक्रम है और रोवर का नाम आपका प्रज्ञान है। वेरी इंपॉर्टेंट। और आदित्य L1 मिशन अभी हमने रिसेंटली 2023 में भेजा है 2 सितंबर 2023 into elliptical parking orbit. This is very much important। कहाँ पे भेजा गया है? EPO, that is elliptical parking orbit। और इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी जो लैग्रैंजियन पॉइंट L1 पॉइंट की हम बात करें तो L1 पॉइंट दैट इज फॉर ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्रोमोसोमिक एंड कोरोनल डायनेमिक ऑफ सन। सो L1 पॉइंट पे ये भेजा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एडवोकेट्स कांट बी हेल्ड लायबल फॉर डेफिशिएंसी अंडर कंज्यूमर एक्ट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कौन से केस में ये चीज कहा गया है कि एडवोकेट्स जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लायबल नहीं होंगे। सो दिस इज द केस बार ऑफ Indian lawyers through its president Jasbir Singh Malik versus DK Gandhi PS National Institute of Communicable Diseases। So इसमें होता क्या है कि कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट्स कांट बी हेल्ड लायबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987 एज रीइनेक्टेड इन 2019। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए लॉयर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लायबल नहीं किया जा सकता और ये जो 1986 का एक्ट है इसको रीइनेक्ट किया गया था कुछ थोड़े बहुत एडिशंस के साथ 2019 में भी। और उसके साथ साथ कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट हेल्ड दैट प्रोफेशनल्स हैव टू बी treated differently from person carrying out business or trade। देखिए, जो प्रोफेशनल होते हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाना चाहिए एज कंपेयर टू उन लोगों से जो ट्रेड और बिजनेस कर रहे हैं। अब इसमें सेक्शन 2O की बात हुई है, तो सेक्शन 2 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? देखिए, सेक्शन 2O ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये अब जो नया एक्ट है उसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 हो गया है और ये बात करता है सर्विसेज की। इट डिफाइंस सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट। एक आर्टिकल आया जिसमें राजा मेवाती के बारे में बात होती है। सो ये जीके प्रोस्पेक्टिव, आपका स्टैटिक जीके के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। राजा मेवाती जो अलवर में इनका जन्म हुआ था एंड इनका जन्म होता है खानजादा डायनेस्टी में। राजा हसन खान मेवाती जिनकी मृत्यु 1527 में हुई थी, ही वॉज अ मुस्लिम खानजादा राजपूत रूलर जो मेवात से थे। अब अगर हम बात करते हैं मुस्लिम राजपूत किंग हसन खान मेवाती की, तो इन्हें शाह ए मेवाती भी कहा जाता था एंड द कोतवाल ऑफ दिल्ली। सो राजा मेवाती को शाह ए मेवाती और कोतवाल ऑफ दिल्ली भी कहा जाता था। और ये मैटरनल कजन थे इब्राहिम लोदी के, जो दिल्ली के उस समय सुल्तान थे। इब्राहिम लोदी वही थे जिनकी पहली बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 में बाबर के साथ। सो बाबर एंड इब्राहिम लोदी, इनके बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। उसके साथ साथ बैटल ऑफ खानवा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बैटल ऑफ खानवा इट वॉज बिटवीन बाबर एंड राजपूत अलायंस। और उस राजपूत अलायंस की अगर मैं बात करूं जिसमें राणा सांगा लीड कर रहे थे, उसमें मेवाती भी बाबर के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑल्दो इस बैटल में बाबर जीत गए थे। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद ही जो मुगल्स हैं वो इंडिया में रूल करना उनका शुरू हो गया था। एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इट वाज बिटवीन अकबर एंड हेमू। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैटिक जीके प्रोस्पेक्टिव। एक न्यूज आती है कि न्यू वेरिएंट दैट इज न्यू फ्लड वेरिएंट ऑफ कोविड वायरस ये पाया गया है। सो न्यू कोविड वेरिएंट जो है उसको KP2 बोलते हैं और उसका निक नेम है फ्लड। वेरी इंपॉर्टेंट। चैट जीपीटी 4O ये एक नया वेरिएंट जो है चैट जीपीटी का आया है जो ओपन एआई ने लॉन्च किया है। अब यहाँ पे O स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन आ सकता है, O स्टैंड्स फॉर ओमनी एंड ये LLM मॉडल पे काम करता है, दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। GPT-4O की अगर हम बात करें तो ये क्वेरीज को बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, ये इसकी खासियत है। जैसे ह्यूमन ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्ड करता है इन 232 टू 320 मिली सेकेंड, उसी हिसाब से ये 232 से लेके 320 मिली सेकेंड के अंदर ही GPT-4
ये आपके जो क्वेरीज है उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और इस GPT-4 की अगर मैं बात करूं तो ये ओपन एआई ने बनाया है, और ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। सीईओ है सैम ऑल्टमैन, दैट इज ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन है, और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। गूगल भी अपना एक एआई जो है उसको अपग्रेड करने वाला है, और दैट एआई इज जेमिनी, जिसको एक लैटिन वर्ड के नाम से डिराइव किया गया है। नाउ मोडी विच इज अ रेटिंग एजेंसी, इसने अपनी प्रेडिक्शन दी है फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2025, और एज पर मोडी इंडिया जो है वो 6.6% के हिसाब से ग्रो करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 2025। एज पर वर्ल्ड बैंक इंडिया 6.6% से ही ग्रो करेगा। सो मोडी और वर्ल्ड बैंक दोनों की प्रेडिक्शन सेम है कि इंडिया 2025 में, फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.6% से ग्रो करेगा, वेयर IMF का कहना है कि इंडिया 6.8% की रेट से ग्रो करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 25। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अजय बांगा ये 14 प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, और IMF की बात करते हैं तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये MD हैं IMF की। यूनाइटेड नेशंस ने भी फोरकास्ट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, और एज पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2.7% रहेगा। इंडिया की ग्रोथ रेट 6.6% रहेगी एज पर मोडी एंड वर्ल्ड बैंक, वेयर एज यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट है वो 2.7% के आसपास ही रहेगी। विश्वनाथन आनंद एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेलने वाले हैं, बहुत न्यूज में है ये, आनंद टू प्ले कार्लसन अगेन इन नॉस्टैल्जिया सोक्ड फॉर्मेट। अब इसमें होता क्या है, अब बेसिकली कार्लसन के अगेंस्ट, दैट इज मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट खेलेंगे जो वर्ल्ड नंबर 1 है चेस में, और ये खेलने वाले हैं कैसाब्लांका चेस वेरिएंट। अब कैसाब्लांका चेस वेरिएंट में क्या होता है कि आपका पुराना कोई गेम उठाया जाएगा, और वहां पे आप किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए एक्स पोजीशन पे हैं जहां पे ए और बी के जीतने के सेम ही चांसेस हैं, तो ऐसा ही किया जाएगा कि उस इवेंट को रिक्रिएट किया जाएगा और उसी पोजीशन पे आपको सेट किया जाएगा ऑर्गेनाइजर्स द्वारा, और आपको वहां से फिर अपने गेम को आगे लेके जाना है। कैसाब्लांका चेस वेरिएंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये मोरक्को में खेला जाएगा। ईरान ने इंडिया को अपना एक पोर्ट दिया है 10 साल के लिए, एंड द पोर्ट इज चाबार पोर्ट, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चाबार पोर्ट, ईरान में है। एक ग्वादर पोर्ट इट इज इन पाकिस्तान, वेयर एज चाबार पोर्ट इट इज इन ईरान। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्शियन गल्फ में ये है, और पर्शियन गल्फ की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, और आगे फिर आपका अरेबियन सी आ जाता है गल्फ ऑफ ओमान के आगे। ग्वादर पोर्ट जैसा मैंने बताया बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है। ईरानियन प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं जिनकी भी रिसेंटली डेथ हुई है, इब्राहिम राइजी, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है अली खामेनी, एंड कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान, करेंसी ऑफ ईरान इज इरानियन रियाल। ईरान SCO दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, उसका भी मेंबर बना है, और उसने ज्वाइन किया है 2023 में। आगे जब हम बात करते हैं तो निसार सैटेलाइट के बारे में आता है। निसार एक बहुत बड़ी सैटेलाइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ नासा एंड इसरो, और ये एक सिंथेटिक अपर्चर राडार है, एंड इट कैन मॉनिटर टेक्टोनिक मूवमेंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको नासा एंड इसरो दोनों ने मिलकर बनाया। नासा जो US की स्पेस एजेंसी है, इसरो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। अब अगर हम बात करते हैं सैटेलाइट की, तो ये अर्थ को महीने में 2 बार पूरी तरीके से मैप कर देगा, और ये 2 बैंड्स पे काम करेगा। S बैंड जो इसरो ने बनाया है, L बैंड जो नासा ने बनाया है। अभी रिसेंटली चांगे 6 ये लॉन्च किया गया एक लूनर मिशन, और ये चांगे 6 लूनर मिशन लॉन्च किया है चाइना ने, और इनका टारगेट है कि वो वहां से कुछ रॉक्स को लेकर आएंगे। चांगे 6 मिशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की पहली, आप कह सकते हैं, मून मिशन सैटेलाइट वो इसके थ्रू भेजी गई है, जिसका नाम है iCube, जिसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, वो खाली फोटोज ही भेजेगा पाकिस्तान को। उसके बाद स्पेडेक्स दैट इज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेस में जाके आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डॉक करना है, वो एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट गगनयान में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। उसके बाद एक मिशन है शुक्रयान जो मिशन है, ये मिशन है इसरो का फॉर वीनस, और ये प्रोजेक्टेड मिशन है। आगे इस मिशन के बारे में काफी अपडेट्स आने वाली हैं। अगर हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस को सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ कहा जाता है, साथ में वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, एंड वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड इट हैज नो मून। इसरो की जब हम बात करते हैं तो इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ, और इसरो एक मिशन लॉन्च करने वाला है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो 2035 तक वो बना लेगा। एंड ये जो
स्पेडेक्स है, दैट इज स्पेस टॉकिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें ये काफी हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर स्टेशन के लिए कि हमें पता लगेगा कहाँ पे जाके हम डॉक कर सकते हैं। और पहला मैन जो इंडिया भेजेगा मून पर, इट विल बी बाय 2040। नाउ एक क्विज आती है आपके न्यूज़पेपर में, और उसमें क्विज में मिकी माउस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप यहां से देख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मिकी माउस का इनिशियली नाम मिकी माउस नहीं था, कुछ और नाम था, और नाम क्या था? दैट वाज मॉर्टिमर माउस। पहले मिकी माउस नहीं मॉर्टिमर माउस रखने वाले थे, लेकिन फिर बाद में रिलीज होने से पहले ही नाम को चेंज करके मिकी माउस कर दिया गया। और इस कैरेक्टर की जो इंस्पिरेशन है वो चार्ली चैपलिन से ली गई है, एंड द सिग्नेचर लाइन इज सी या रियल सून। तो 16 मई के न्यूज़पेपर में सबसे ऊपर ये पट्टी आपको दिख जाती है जहां पे सचिन तेंदुलकर ईसीआई के बारे में कुछ बता रहे हैं। सो यहां से कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ईसीआई का नेशनल आइकन फॉर 2024 जनरल इलेक्शंस कौन है? सो सचिन तेंदुलकर इज द ईसीआई's नेशनल आइकन फॉर जनरल इलेक्शन 2024। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार हैं, एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह। पावर ऑफ ईसीआई ये डिराइव होती है आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और फर्स्ट हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे। रिसेंटली पैरा आर्चर शीतल देवी को ECI दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल PWD आइकन भी बनाया गया है। तो सचिन तेंदुलकर और शीतल देवी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर इलेक्शन कमीशन के आइकन है फॉर 2024 जनरल इलेक्शन, और शीतल देवी ये नेशनल PWD आइकन है फॉर ECI इन 2024 जनरल इलेक्शंस। अब यहाँ पे ईवीएम का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये पहली बार 1982 में यूज हुई थी नॉर्थ पेरावूर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला, और उसके बाद 1989 में ECI ने इस ईवीएम को डेवलप करने के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दैट इज BEL एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाइए, मास प्रोडक्शन कीजिए। और उसके बाद 1999 में गोवा के स्टेट जनरल इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1999 में दैट इज लोकसभा का, उसमें गोवा स्टेट में एंटायरली ईवीएम को यूज किया गया था। और उसके बाद 2003 में कई सारे स्टेट के बाई इलेक्शंस में ईवीएम को यूज किया गया था, और पहली बार पूरे देश में ईवीएम जो यूज हुई थी इन जनरल इलेक्शन दैट इज लोकसभा इलेक्शंस, वो 2004 में हुई थी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दिस 2012-13 में वीवीपैट दैट इज वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीपैट की फुल फॉर्म, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और ईवीएम की अगर मैं बात करूं तो कुछ जो देश हैं भारत के अलावा वो भी ईवीएम को एक्सपोर्ट करते हैं हमसे, और वो नेपाल, भूटान, नामिबिया एंड केन्या है। रिसेंटली सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं और उनका नाम है लॉरेंस वॉन। ये सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। एंड ये सिंगापुर की अगर मैं बात करता हूं तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट थर्मन शनमुगारनम हैं। सिंगापुर इट इज द थर्ड सर्वाइविंग सिटी स्टेट, दैट इज इसका सिटी स्टेट का मतलब होता है कि वो देश जहां की कैपिटल भी वही पर्टिकुलर सिटी है। और इसके अलावा अदर 2 हैं मोनाको एंड वेटिकन सिटी, जो लिविंग या सर्वाइविंग सिटी स्टेट आप उन्हें कह सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली न्यूज क्लिक के फाउंडर को बेल दी है, और वो क्यों दी है लीगल प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, उनको बेल देने का जो रीजन कहा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो ये दिया गया है कि जो ओनर थे न्यूज क्लिक के, उनको अरेस्ट का ग्राउंड दैट इज ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया व्हाइल टेकिंग हिम इन द कस्टडी, जो एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होता है। और ये राइट ड्राइव होता है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 से, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। दिस इज आर्टिकल 22, और आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में ये लिखा है कि नो पर्सन shall be या no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground of such arrest। तो बिना अरेस्ट का ग्राउंड बताए आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, और जैसे ही आपने अरेस्ट किया वैसे ही आपको उस व्यक्ति को अरेस्ट का ग्राउंड भी बताना होता है। सो कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं हुआ है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 21 में आपको दिख जाएगा इसके बारे में, उसका पालन नहीं हुआ है, इसलिए उनको बेल दे दी गई है। इस बेल को देने से पहले पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का इससे पहले ही केस डिसाइड हुआ था जो PMLA को लेकर था। PMLA विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, और इसमें कहा गया था कि टू गिव ट्रू मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी मैंडेट इट वुड बी नेसेसरी दैट अ कॉपी ऑफ रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ये एक्यूज को दिया जाए। इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा अपनी एक सेपरेट वीडियो में जो केवल इसी के ऊपर होगी। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 बेसिक रीजन दिए हैं बेल देने से पहले। सो इसमें आपके लिए जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दैट इज आर्टिकल 21, 22, 21 एंड 22 क्लॉज 2। आर्मी एक नया बैच ऑफ शोल्डर फायर्ड
इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम ये रिसीव करने वाला है, और दिस इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ये हम लेने वाले हैं रशिया से। सो क्वेश्चन आ सकता है कि ये सिस्टम हम कहां से ले रहे हैं, इग्ला एस, सो दिस इज फ्रॉम रशिया विच इज अ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। स्लोवाकिया के पीएम पे अभी एक अटैक हुआ था। सो स्लोवाकिया के पीएम है रॉबर्ट फिको, और स्लोवाकिया की करेंसी है यूरो एंड कैपिटल इज ब्राटिस्लावा। प्रेसिडेंट जो नए वियतनाम के अभी रिसेंटली चुने गए हैं वो है टू लैम। रिसेंटली वियतनाम में एक नए प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं विच इज टू लैम, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर स्लोवाकिया। अभी नीरज चोपड़ा ने एक नया अवार्ड जीता है। सो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है इन फेड कप। फेड कप इज बेसिकली नेशनल फेडरेशन कप, और ये नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप ये हुई थी भुवनेश्वर में। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन आयर, यहाँ पे सोलर साइकिल के बारे में बात की गई, और इससे इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आफ्टर 2 सोलर साइकिल द सन कंप्लीट्स 1 डैश साइकिल। सो 2 सोलर साइकिल के बाद सन एक हेल साइकिल को कंप्लीट करता है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंस के बारे में पूछा सकता है। नाउ 17th मई की जब हम बात करते हैं तो 17th मई में पहला ही आर्टिकल क्रिमिनल कंटेम्प्ट को लेके है। देखिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट पॉलिटी प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम बात करते हैं सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 129, जो कहता है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कैन पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट एंड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए तो पनिश कर ही सकता है, साथ साथ जो उसके नीचे जो कोर्ट है उनके ऑर्डर के कंटेम्प्ट के लिए भी पनिश कर सकता है। और दूसरा आर्टिकल 142 क्लॉज 2 से भी इसको पावर मिलती है कि अपने कंटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सके। हाई कोर्ट की भी अगर हम बात करें, देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, और ये अपने कंटेम्प्ट के लिए और सबऑर्डिनेट कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। कंटेम्प्ट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में मतलब होता है कि आप विलफुली कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है कि आप इस वे में एक्ट करें और आप वो नहीं मान रहे हैं, सो दिस इज सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आप कोर्ट के ऑर्डर को पब्लिश करते हैं एक बहुत ही गलत तरीके से, दैट इज द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय जेस्चर और बाय साइन विजिबल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली आप पब्लिश करते हैं कोर्ट के ऑर्डर को और उस पर गलत तरीके से टिप्पणी करते हैं, और या फिर कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करते हैं या स्कैंडलाइज करते हैं। तो या फिर कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें आप कोई आप कह सकते हैं कि उसमें अगर आप कोई बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कभी भी जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही होती है किसी मैटर पे, तो उस पे कभी भी बाहर से कमेंट नहीं किया जाता, उस पे कभी भी रिपोर्टिंग आप कमेंट के वे में नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप वो करते हैं तो आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। और अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलती है इस केस में, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन भी आप पे लग सकता है अप टू 2000 रुपीज, या दोनों आपको लगाया जा सकता है आपके ऊपर। कंटेम्प्ट के केसेस में आप अगर कोर्ट से माफी मांग ले और जेन्युइनली कोर्ट को लगे कि हाँ आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, तो आपको माफ कर दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल के बारे में कि भारत जो है 2030 तक 50% तक कट कर देगा नॉन बेसिकली फॉसिल फ्यूल पे अपनी डिपेंडेंस, एंड नॉन फॉसिल फ्यूल पे 50% वो ग्रो करने वाला है। सो अगर हम बात करते हैं इस आर्टिकल में, तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट की बात हुई है, और वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रॉटरडैम नेदरलैंड्स में हुई है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल आर बेसिकली प्रिजर्व्ड रिमेन्स, इंप्रेशन और ट्रेसेस ऑफ एनी once living thing from a past geographical age, that is fossil are dead remains of plant, animal, human, or study of fossil, this is paleontology, this is very much important। आगे जब हम बढ़ते हैं तो एल्रोडा कप के बारे में बात आती है। एल्रोडा कप इसमें हमारी जो नंबर 1 फीमेल बॉक्सर हैं निखत जरीन, उन्होंने गोल्ड जीता है, और मीनाक्षी ने भी गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, और अनामिका एंड मनीषा को सिल्वर मेडल मिला है। अगर हम एल्रोडा कप की बात करते हैं तो ये कप कजाकिस्तान में खेला जाता है, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स ऑफ अस्थाना सिटी एंड कजाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, और इसका 3rd एडिशन अभी ऑर्गेनाइज किया गया है। 1st एडिशन इसका 2022 में हुआ था। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई आर ऑर्कस सिंकिंग बोट्स। सो ये एनवायरमेंटलिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बन चुकी है। ऑर्किड्स की अगर हम बात करते हैं, सो दे आर नोन एज किलर व्हेल्स एंड दे आर हाईली इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस मैमल। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के आसपास पाई जाती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन विद मेडिटेरियन सी, और ये साथ के साथ सेपरेट भी करता है स्पेन जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है फ्रॉम मोरक्को विच इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, जो रेज होकर हो गया है $644.15 billion, which is very much important।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू नारायण वघुल, जो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम जिन्हें कहा जाता है, उनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई है। और नारायण वघुल की अगर हम बात करते हैं तो ये पद्म अवार्डी भी है, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। और इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है, ये कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है। एंड क्रिसिल, इट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय नारायण जी। एंड क्रिसिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको 1987 में एस्टैब्लिश्ड किया गया। ये यंगेस्ट चेयरमैन भी बने हैं बैंक ऑफ इंडिया के एट द एज ऑफ 44 ईयर्स। अनदर न्यूज, इट वाज रिलेटेड टू आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया एंड रघुनंदन कामत, इनकी भी रिसेंटली डेथ हुई है, जिन्हें आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रिसेंटली कथकली से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। सो कथकली की अगर मैं बात करूं, सो कथकली इट्स अ डांस फॉर्म इन केरला। और वैसे ही हमारे कुछ स्टेट हैं जिनके कुछ डांस फॉर्म है। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश में कथक, राजस्थान में घूमर, जम्मू एंड कश्मीर में रौफ, गुजरात में गरबा, केरला में कथकली, नागालैंड में चांगलो, महाराष्ट्र में लावनी एंड तमिलनाडु में भरतनाट्यम। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। There is an article on HPV वैक्सीन, और HPV वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ज्यादा इसको लगाया जा रहा है ताकि सर्वाइकल कैंसर के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएं। HPV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और ये प्रिवेंट करता है सर्वाइकल कैंसर को। HPV वैक्सीन का जो प्रोग्राम है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में इन 2008। अब वर्ड ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एक है परफोरेट एंड दूसरा है एपिलेटिव। सो परफोरेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पंच, पेनिट्रेट, पियर्स्ड या पंक्चर्ड, दिस इज द मतलब। एंड एपिलेटिव की अगर हम बात करें, एपिलेटिव इसका मतलब होता है डेजिग्नेशन, डिनोमिनेशन या फिर नेमिंग। वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, द थर्ड वीक करंट अफेयर्स ऑफ मे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।